नागपुर में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के तहत शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति, तथाकथित ऑपरेशन टाइगर, भोंदू बाबा विवाद और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। निरुपम ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता आने वाले समय में मूल शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके लिए कोई चुनौती नहीं बल्कि एक सहयोगी दल है। साथ ही 1996 के बाद एक बार फिर नागपुर की राजनीतिक जमीन को पार्टी के लिए मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपम ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। दमानिया ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खरात के बीच 117 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। इस पर निरुपम ने कहा कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति से नेताओं के संपर्क सामान्य और अनौपचारिक होते हैं, इन्हें गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को ऐसे तथाकथित बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे मानवता पर कलंक है और अक्सर राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। निरुपम ने उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े नेता धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें संबंधित व्यक्ति के गलत कार्यों की जानकारी होती है। आउटगोइंग है और मैक्सिमम इनकमिंग है, तो उनका कहना है कि ये इस देखते हुए उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनको ये पोस्ट से रिमूव करना चाहिए। देखिए, अशोक खरात जैसे जो बाबा लोग हैं, इन बाबाओं से सबको सावधान रहना चाहिए। ये हमारे देश के ऊपर, समाज के ऊपर, पूरी मानवता के ऊपर बहुत बड़े कलंक हैं। और ऐसे बाबा बंद कमरे में पीछे क्या करते हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। जब भंडा फूटता है तो पता चलता है। लेकिन ऐसे बाबाओं की लगातार कोशिश होती है कि वो पॉलिटिशियंस या थोड़े प्रभावशाली लोगों को अपने पास बुलाएं। वो अपने चेलों को भेजते हैं, अपने शिष्यों को भेजते हैं और ऐसे लोगों को लेके आते हैं और उनके नाम पर अपना पीआर करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आसाराम बापू है। आसाराम बापू के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके फॉलोअर रहे, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब आसाराम बापू बलात्कारी निकला। अब क्या उसके बलात्कारी होने का समर्थन हमें से कोई कर सकता है? क्या मोदी जी कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक व्यक्ति है, प्रवचन दे रहा है, उसको सुना जाए। वो कुछ एक पूजा पाठ कराना चाहता है, शिवलिंग का जलाभिषेक कराना चाहता है और उसके लिए बुलाते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर बाबाओं को सम्मान देते हुए चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि इनके इतने बड़े काले कारनामे हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। तो अशोक खरात एक मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से एक बाबा करके हमारे संपर्क में आए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो हरकतें चल रही हैं उन हरकतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी बन गई है, उस खरात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी खासकर माताओं बहनों का बयान सुनेंगे तो उनकी तरफ से जो एक स्वर में आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि उसको सरेआम फांसी दो, क्योंकि वो व्यक्ति मानवीयता पर एकदम कलंक है। वो व्यक्ति पूरे समाज पे कलंक, और उसने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया, और ऐसे लोगों के जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो जिन लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन महिलाओं का उसने शोषण किया, निश्चित तौर पर उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसे खरात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है, शिंदे जी या कोई भी व्यक्ति ऐसे बाबाओं के आमंत्रण पे जाते हैं या बाबा मिलने भी आते हैं, कई बार याद करके मंत्रियों के बंगले में जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। अब कोई बाबा मुख्यमंत्री से मिलने आ गया, इसका मतलब मुख्यमंत्री उसके पूरे काले कारनामे का हिस्सेदार है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब अंजलि दमानिया जी की जो बात है, उन्होंने जो सीडीआर रिलीज की है, ठीक है, वो एक खोजी पत्रकार की तरह काम करती हैं, लेकिन ऐसा डर है, ऐसी आशंका प्रतीत होती है कि कहीं अंजलि दमानिया जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रही। तो ऐसे एक्टिविस्टों को भी सावधान रहना चाहिए। खास लोगों को टारगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना या हासिल करना या लेना किसी से और उसके बाद टारगेट करना, यह एक एक्टिविस्ट की भी पूरे करियर को खराब कर सकता है। इसलिए अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो अंजलि दमानिया को आने वाले दिनों में इस प्रकार की हरकतों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, समाज में कुछ बुरा हो रहा है, अंधश्रद्धा हो रहा है, समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ बिल्कुल बोलना चाहिए, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन भगवान के लिए वो किसी के हाथों इस्तेमाल न हो,
ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। उनका जो डिमांड है उसका एंडोर्स संजय राउत ने भी किया है। अब संजय राउत कितने बाबा लोगों के चक्कर में हम बताएं क्या आपको? तो सवाल ये नहीं है, सवाल क्या पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन अशोक खरात के इस गंदे कारनामों का हिस्सेदार है? निश्चित तौर पर इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं मोटा मोटी तौर पर बोल रहा हूं कि हम पॉलिटिशियंस को अक्सर ऐसे बाबा लोग बहुत मेहनत करके अप्रोच करते हैं, वो खुद आते हैं मिलने, उनके चेले हमको फोन करते हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा को मैं स्वयं बाबा लोगों के से एकदम दूर रहता हूं, फिर भी एक आध बार किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया हूं, आ ही गए आखिरकार करके। और मैं सबसे अपील करूंगा ऐसे बाबा लोगों से दूर रहिए। भगवान है, भगवान में आस्था रखिए। सर ऐसा कहा गया है कि बाकी जो अभी रूलिंग जितनी भी पार्टीज है उनमें कांग्रेसीकरण हो गया, ग्रुपिज्म आ गया है, आपकी पार्टी में आपको लगता है ऐसा? कांग्रेसीकरण नहीं होता। जैसे अगर कोई कांग्रेस पार्टी में है और उसको शिवसेना की विचारधारा में विश्वास है, शिंदे साहब के कामकाज में विश्वास है और शिंदे साहब का कामकाज देखकर उसको अगर आकर्षण हो रहा है तो पूरी तरह से फ्री है पार्टी में आने के लिए। तो ग्रुपिज्म तो हर पार्टी में होता, कौन पार्टी में नहीं होता? दुनिया की कौन सी पार्टी है जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है? पार्टी शब्द ही पार्टीशन से बना है। पार्टीशन मतलब बांट देना। तो जितनी पार्टियां हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी हो या ओबामा साहब की पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, उनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी में छोटे मोटे एक गुट रहते हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ रहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहता है। जो पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है वो सर्वाइव करता है, जो बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। निरुपम जी, जो खरात जी की जो बात निकली है, सर ने भी आपको से खरात जी की बात की, खरात के जो कारनामे हैं, जो कांड लग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उनके सामने लग रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, उनके नाम भी सामने। मैंने इसी को आपके प्रदीप दादा के और आपके सवाल को एक थोड़ा विस्तृत रूप देते हुए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी फ्रॉड किस्म के बाबा के चक्कर में कोई पॉलिटिशियन लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन खुद उनके चक्कर में नहीं जाते, वो खुद अप्रोच करते हैं हमको। वो अपने बड़े बड़े जो प्रवचन रखते हैं उसमें पॉलिटिशियन लोग को बुलाते हैं, फिर उनके घर पे जाते हैं, उनके अपने आश्रम में बुलाते हैं। मैंने आसाराम बापू बताया, राम रहीम उधर का देख लीजिए, हरियाणा वाले जो है बाबा राम, एक राम रहीम थे, एक और बाबा और एक और रामनाथ है, रामकांत। ये सब गंदे लोग हैं, इन लोगों से सबको सावधान रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, शिंदे जी भी कोशिश करते हैं, फिर भी दो चार बाबा आ जाते हैं मिलने जुलने के लिए, तो हम मिल लेते हैं। लेकिन किसी बाबा से मिलना मतलब उसके कुकृत्य का हिस्सा है, ये कतई नहीं हो सकता। और शिंदे साहब को मैं जितना जानता हूं, वो लाडली बहनों का सम्मान दिलाने वाले नेता हैं। अगर उनको कहीं भी पहले भी कभी पहले पता भी चल जाता कि जो बाबा हमारे घर पे आ रहा है, बंगले पे आ रहा है, या मैं जिस बाबा से मिलने गया हूं नासिक दौरे के दरमियान, वो हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूट रहा है, उनकी असमत लूट रहा है, तो उसी समय शिंदे साहब उसको अंदर डलवा देते। इतना मुझे विश्वास है शिंदे साहब के, और शिंदे साहब का इतना महिलाओं के प्रति उनके मन में इतना सम्मान है। खराब प्रकरण सामने आने की वजह से अजित दादा की फाइल क्या दबने की कोशिश? अजित दादा की फाइल है क्या? तो ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ सामने नहीं आ रहा। क्या ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ सामने नहीं आ रहा? देखिए, ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है कि हर प्लेन क्रैश होने के बाद वो मिलता ही मिलता है। वो डीजीसीए के पास है, ब्लैक पूरा प्लेन जल के राख हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स कभी राख नहीं होता, वो इस तरह के मटेरियल से बना होता है। और जिन लोगों को शक है कि अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई फाउल प्ले था या कोई एक जिसको घात पात कहते हैं, मेरा साफ साफ कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत दादा का प्लेन क्रैश हुआ था, उसको प्लेन क्रैश कराने में किसी ने कोई षड्यंत्र रचा था, मेरा व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने एक निवेदन दिया कि साहब इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दो। सीबीआई इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है? जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरे प्रस्ताव को सीबीआई के समक्ष रखती है। अब सीबीआई उस पूरे केस में मेरिट तलाशती है कि क्या इसमें कोई ये महज एक्सीडेंट है या इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब वो कॉन्स्पिरेसी के जो मेरिट ढूंढने में सीबीआई लगी हुई है। जिस दिन उनको कॉन्स्पिरेसी का छोटा सा भी कोई एक संकेत मिल जाएगा, सीबीआई इंक्वायरी करेगी।
लेकिन सीबीआई इंक्वायरी से पहले ही कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अजीत दादा का एक्सीडेंट ने उनको मारा गया, मुझे लगता है कि वो एक जंपिंग द गन होता है ना, वो बहुत मतलब कुछ निष्कर्ष आने से पहले ही वो अपनी बात थोपे जा रहे हैं समाज पे, जो कि सरासर गलत है। निरुपम सर, माझा एक प्रश्न आहे, अशी एक धारणा आहे की बीजेपी सोबत जो अलायन्स करतो ज्या ज्या राज्यामध्ये तिथं तो प्रादेशिक पक्ष संपवला जातो. जसं बिहारचं उदाहरण घ्या, आता नितीश कुमारांचं जसं जे झालेलं त्यांना राज्यसभेत पाठवलं झालं. तुमची ही नियुक्ती ही खूपच व्यवस्थित हे करून पाठवलेली आहे. तुम्हाला काय वाटतं, नागपूर शहर आणि नागपूर जिल्हा हा पूर्णतः बीजेपीचा गड आहे. नागपूर शहर तर मुख्यमंत्र्यांचं आणि केंद्रीय मंत्र्यांचं शहर आहे. अशा वेळेस तुम्ही जे तुमची इथं पाळेमुळे शोधत आले किंवा त्याला घट्ट करायचंय, तुम्हाला भाजपचं किती आव्हान वाटतं नागपूर जिल्ह्यात आणि नागपूर शहरामध्ये? भाजप आमच्यासाठी आव्हान नाही आहे. भाजप आमची सहकारी पार्टी आहे. भाजप बरोबर आम्ही काम करून, ज्याप्रमाणे भाजप शिवसेना बरोबर काम करून एक स्वतःचा विस्तार केला, त्याचप्रमाणे आम्ही पण आमच्या पक्षाचा जो पाया आहे तो मजबूत करणार महाराष्ट्रात. एक. दुसरा, नितीश कुमार, तुम्ही सांगितलं की सर्व पक्ष भाजपचे जे सहकारी पक्ष असतात ते पक्ष भाजपवाले संपवतात. असं नाही आहे. नितीश कुमारचा पक्ष संपला का? नितीश कुमारच्या पक्ष जेवढे एमएलए आहेत तेवढेच एमएलए भाजपचे आहेत बिहार में. 20 वर्षापासून भाजप आणि जेडीयूच्या युती आहे, अलायन्स आहे, तरीही एनसीपी जेडीयू म्हणजे तो तेवढाच मोठा पक्ष आहे. तो जेव्हा पक्ष संपतो मतलब तो स्वतःच्या कारणास्तव संपतो. भाजपचं काही त्याच्यामध्ये काही योगदान नाही. हा, जेव्हा दोन पक्ष बरोबर काम करतो तेव्हा एक वाटाघाटीमध्ये एक टसल होतो आणि टसल राहायला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती, शिवसेनाचे लोक आम्ही असं समजतो की आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे भाजपवाले पण असं समजतात की आम्हाला आमच्या पक्षाला विस्तार करायचा आहे. तो प्रत्येक पक्ष स्वतःला विस्तार करण्याचा एक कार्यक्रम राबवतो आणि आम्ही पण राबवणार. आणि आम्ही आमचा पक्ष बनवणार, ते भाजपवाले स्वतःचा पक्ष बनवणार. आणि जोपर्यंत आम्ही मजबूत आहोत तोपर्यंत भाजपचे लायकीचे आहोत. जोपर्यंत आम्ही कमजोर होणार, समजा आम्ही कमजोर झाले तो कमकुवत झाले, तो वो भाजपसाठी पण एक नुकसान आहे. तो भाजपला ताकद देण्यासाठी शिवसेनाची मजबूती आवश्यक आहे. रिटायर्ड होते भी कहा है, अभी जिस समय अभी उनका निवृत्ति हुआ है मुंबई में हाल ही में, तो उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि दोनों शिवसेना भी एक साथ आ सकते हैं, ऐसे भी उन्होंने कहा है हाउस में. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उधर से शरद पवार जी अजीत दादा के निधन के तत्काल बाद एक जबरदस्त कैंपेन चलाते हैं कि मर्जर करने वाले थे. आप इतने बड़े नेता हैं, आप अपनी पार्टी फिर से खड़ी नहीं कर सकते. बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका सवाल है, उस सवाल में भी यही भावना छिपी हुई दिखती है कि उनको मर्ज करना है हमारी पार्टी में. मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा कोई सीरियस प्रपोजल आया पड़ा है. हमारी पार्टी शिवसेना बहुत दिन रात बहुत मेहनत करके शिंदे जी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग नंबर 2 पार्टी इस समय पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार हमारे पास है. और उसका पूरा श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो उसकी एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत को देना चाहिए. और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी के लोग एक निराश और लाचार होकर के हमारे से जुड़ना चाहेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे तो एक कर आ सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कोई मर्जर का प्रस्ताव या दोनों पार्टियों के एक होने का प्रस्ताव हमारे पास नहीं. इस क्षेत्र की जवाबदारी आपके ऊपर आई है, तो क्या संगठन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा? कहाँ पे? नागपुर में. अभी तो अब पहली बार आया हूँ मैं. अभी देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं, सबके काम का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं करूँगा, वो एकनाथ शिंदे जी करेंगे. उन्होंने हमको यही कह के भेजा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है, बहुत सारे टास्क हम देने जा रहे हैं अपने लोगों को. और जो भी पदाधिकारी उन टास्क को पूरा करेंगे मतलब वो योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं. जो नहीं कर पाएंगे उनके बारे में फैसला पार्टी का मुख्य नेतृत्व तो करेगा. ये विधानसभा और अभी हाल ही के मनपा के चुनाव में देखा गया कि जो आपका जो ग्रुप है शिंदे ग्रुप, इस पे इम्पोर्ट उम्मीदवार या कार्यकर्ता आते हैं, तो ऐसे में क्या नए उम्मीदवार आपसे जुड़ना चाहेंगे? चाहे पहले डिक्लेयर होता है शिंदे ग्रुप का कार्यकर्ता, पर टिकट भी बीजेपी के कार्यकर्ता को दी जाती है. ज़्यादा नहीं ऐसा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि 2-3% ऐसी घटनाएं हैं. कई बार क्या होता है कि हम बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है
और कई सीटें हम क्लेम करते हैं और हमको बीजेपी के साथ बैठ करके टेबल पे चर्चा होती है कि ठीक है ये सीट शिवसेना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके पास कोई अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जीतने लायक अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, तब बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आ जाता है और अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको लेते हैं। हमने विधानसभा चुनाव में अंधेरी में लिया था हम लोगों ने, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, वो जीते, वो भी नहीं कैंडिडेट था लेकिन सीट हमारे पास थी, तो हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे उनको, और वो आज हमारे शिवसेना के विधायक आमदार हैं। तो ऐसे कुछ 2-3% घटना घटी है, लेकिन हमारी पार्टी का जो कैडर है उस कैडर को हम प्राथमिकता देते हैं। जहां कैडर में शामिल कोई व्यक्ति सीट हमारे पास है लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आता है तो हम उसका एक मूल्यांकन करते हुए फैसला करते हैं पक्ष में। ये अंजलि दवानिया ने कहा है कि खरात ने 17 बार उनके साथ फोन से उनका ऑपरेशन टाइगर पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह नाम मीडिया द्वारा दिया गया है। उन्होंने 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बाद में गठबंधन तोड़कर राजनीतिक गद्दारी की। उन्होंने कहा कि सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी को नुकसान हुआ और 2022 में पार्टी में बड़ी फूट हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक अलग हो गए। निरुपम ने सवाल उठाया कि 2022 के बाद उद्धव ठाकरे अपने दल को संभालने में क्यों असफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दलों के साथ ठाकरे ने गठबंधन किया था वे भी अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। इस दौरान निरुपम ने महिलाओं को 33% राजनीतिक आरक्षण देने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।